जो कांग्रेस जिसके साथ किसी जमाने में महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, जो कांग्रेस जहां इंदिरा गांधी जी गले में माला खुलेआम पहन करके घूमती थी, रुद्राक्ष माला जो, हाँ, रुद्राक्ष माला पहन करके घूमती थी इंदिरा जी। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई? क्या तुम्हारी राजनीति अधूरी रह जाएगी क्या? ये कौन सी कांग्रेस की सोच विकृति आ रही है कांग्रेस में, ये चिंता का विषय है। किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते हैं कि पैसा कहां से आया और कहां गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का। सब लोग पछताएंगे जब बाद में ईमानदारी से सोचेंगे, सब लोग पछताएंगे। 63% पैसा विपक्ष के पास जाए और आप आरोप हम पर लगाए, लेकिन उनको गोलमोल बोलना है और भाग जाना है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। वोटिंग के फर्स्ट राउंड में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव के पहले बड़े इंटरव्यू में अपने ट्रैक रिकॉर्ड की बात की है। साथ ही संविधान और लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देने वाले विपक्ष के टेप रिकॉर्ड की भी बात की है। प्रधानमंत्री ने बताया कि तीसरी बार वो आएंगे तो क्या करने वाले हैं। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी तो सचमुच संविधान बदल देगी? मोदी ने क्यों कहा कि प्राण जाए पर वचन ना जाए? नरेंद्र मोदी के एक एक शब्द विपक्ष को क्यों चुभने वाले हैं, आगे बताऊंगी। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी के ट्रैक रिकॉर्ड के आगे विपक्ष खासकर इंडिया अलायंस अब वोट बैंक के लिए टुकड़े टुकड़े मानसिकता के साथ समझौते कर रहा है? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहा। कांग्रेस के नेता और वायनाड के कैंडिडेट राहुल गांधी ने आज वायनाड में रोड शो किया तो कांग्रेस पार्टी के झंडे भी गायब थे, तिरंगा भी नहीं था। वायनाड में यही हाल 3 अप्रैल को भी नामांकन के बाद उनके रोड शो में देखा गया था। आरोप लग रहा है कि अपने गठबंधन सहयोगी IUML यानी कि मुस्लिम लीग के पाकिस्तान से मिलते जुलते झंडे की कंट्रोवर्सी से बचने के लिए कांग्रेस ना अपना झंडा लगा रही है ना ही तिरंगा, ताकि मुस्लिम लीग का झंडा भी ना उठे। प्रतिबंधित संगठन PFI के पॉलिटिकल विंग SDPI का कांग्रेस को समर्थन भी सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी ने वायनाड में आज एक और बात कही जिससे सवाल उठ रहा है कि क्या वो केरल को यूपी से लड़ा रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा यह भी आगे सुनाऊंगी, लेकिन सवाल पब्लिक का है कि क्या मोदी से मुकाबले में राहुल गांधी के पास ना अपना झंडा है ना एजेंडा, बस बंटवारे की राजनीति है। मोदी की गारंटी के खिलाफ क्या राहुल गांधी का टुकड़े टुकड़े वाला साथ राहुल गांधी पर बीजेपी के ये आरोप कितने दमदार हैं? 2024 के चुनाव में मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड वर्सेस विपक्ष का टेप रिकॉर्ड, यही है आज सवाल पब्लिक का। प्रधानमंत्री ने आज कई मुद्दों पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने ईवीएम पर उठे सवालों पर क्या कहा, ये भी सुनिए। ईडी वगैरह का आप देखेंगे भैया, इलेक्शन कमीशन का अपने एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और इसलिए कभी ईवीएम का बहाना निकालेंगे, कभी मूलतः पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे हैं ताकि पराजय उनके खाते में न चढ़ जाए। वो कह रहे हैं लड़े कैसे आप, या तो ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल रहे हैं या फिर अगर वो आपकी पार्टी में आ गए तो सारे पाप धुल गए। कितने ऑपोजिशन लीडर जेल में हैं? कोई मुझे बताए।
और क्या यही ऑपोजिशन लीडर उनके सरकार चलाते थे? या जेल का डर है? हाँ? डर तो पाप का होता है जी, ईमानदार को क्या डर होता है? प्रधानमंत्री विपक्ष को घेर रहे हैं, उधर कांग्रेस खुद तुष्टीकरण के आरोपों में घिर रही है। कोई पूछे कि चुनाव रैलियों या रोड शो में सबसे कॉमन चीज क्या होती है? सही जवाब है नेता का झंडा और उसका एजेंडा। लेकिन अब की बार वायनाड में राहुल गांधी के चुनाव कार्यक्रमों से कांग्रेस के झंडे गायब हैं, इस डर से कि कहीं मुस्लिम लीग के झंडे भी ना बाहर आ जाएं। भैया तिरंगे का ही सोच लेते, तिरंगा तो उठा लेते, लेकिन उससे भी परहेज है। 2019 में राहुल के वायनाड के चुनाव कार्यक्रमों में कांग्रेस के झंडे दिखते थे तो आईयूएमएल के भी झंडे दिखते थे। जिस आईयूएमएल को राहुल गांधी सेक्युलर बता चुकी हैं, आखिर उसके झंडे से कांग्रेस इस बार क्यों बचना चाह रही है? क्या वायनाड में आईयूएमएल का मुस्लिम वोट बैंक राहुल गांधी की मजबूरी है, लेकिन बाकी देश में पाकिस्तान परस्ती और मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों से कांग्रेस बचना चाहती है, इसलिए झंडे ना लगाने की मजबूरी है? उधर सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बॉयकॉट किया, उसके पहले कैसे मुस्लिम लीग ने अपने संगठनों के जरिए प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बरतने की दबाव में कांग्रेस पर यह दबाव डाला था। तो क्या वायनाड के मुस्लिम वोटों के लिए कांग्रेस ने आईयूएमएल का एजेंडा भी अपना लिया है? झंडे और एजेंडे को लेकर राहुल गांधी पर उठ रहे इन्हीं सवालों के बीच राहुल गांधी ने हिंदी के सामने मलयालम की लड़ाई भी छेड़ने की कोशिश की। सुनिए राहुल गांधी का ये बयान। A person from Kerala that your language is inferior to Hindi, for example, is a insult to the people of Kerala. It is like saying what is coming out of your heart is inferior to what is coming out of the heart of a person in Uttar Pradesh. अरे भैया, कौन कह रहा है कि मलयालम बेहतर है या हिंदी बेहतर? हमारी सारी भाषाएं हमको प्रिय हैं और प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में भी यही कहा कि डाइवर्सिटी हमारी इतनी ज्यादा है इस देश में कि हम जब कहते हैं कि अपने सिग्नेचर मातृभाषा में करो तो हर भाषा का हम मान रखते हैं। फिर हिंदी, मलयालम, यूपी, केरल क्यों हो रहा है? आपको याद होगा कि पिछले साल दिसंबर में हिंदी राज्यों में कांग्रेस की हार और तेलंगाना में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस ने कुछ नेताओं ने साउथ जैसे कमेंट दिए थे कि साउथ बेहतर है और नॉर्थ में जो हाल है वो सही नहीं है। इंडी गठबंधन के एक नेता ने तो ये भी कह दिया था कि बीजेपी गौमूत्र राज्यों में जीतती है। इस तरह नॉर्थ वर्सेस साउथ करने की कोशिश भी की गई थी और इसलिए आज विपक्ष के टेप रिकॉर्ड पर प्रधानमंत्री का बयान एक नई बहस खड़ी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा यह आप सुने, उससे पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा और इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्या कहा, ये आपको सुनवाते। नाउ भैया इलेक्टोरल बॉन्ड की बात पता क्या है? उसमें ना जरूरी बात है नाम और तारीखें, डेट्स। अगर आप नाम और तारीख को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जब उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है उसी के एकदम बाद उनको या तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर जो सीबीआई का उन पर इंक्वायरी हो रही थी वो हटाई गई है। तो ये प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं, इसीलिए ये एएनआई को इंटरव्यू दे रहे हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोल रहे राहुल गांधी, लेकिन दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनका बयान सुनिए। तो वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी आएंगे तो संविधान बदलने की मंशा उनकी है और वो वही करेंगे। सुनिए लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा। लगातार इनके पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरो गरो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब, पिछड़ी
दलित जनता आंख निकाल लगे इनका। आपने लालू प्रसाद यादव का ये बयान सुना, जबकि संविधान को सबसे ऊपर रखने की गारंटी मोदी बार बार दे चुके हैं। कल बीजेपी ने बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर ही बीजेपी का संकल्प पत्र आया और प्रधानमंत्री ने यहां तक कहा कि बाबा साहेब भी आ जाएं तो संविधान को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन संविधान संशोधन को लेकर दिए गए कुछ बीजेपी नेताओं के कुछ बयानों को आधार बनाकर विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ जो संविधान खत्म करने की मंशा रखने का आरोप लगाया है, उस पर प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा, सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी मैंने एक नेता का भाषण सुना, उन्होंने कहा एक झटके में मैं गरीबी हटा दूंगा। अब जिनको 5-5, 6-6 दशक देश का राज करने को मिला, वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा, तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है। ऐसे में प्राण जाए और वचन न जाए, ये महान परंपरा से हम निकले हुए लोग हैं। आज आप देखिए कि हम जो बात कहते हैं उस पर लोगों का भरोसा है। अब देखिए 2024 का चुनाव तो देश के सामने एक अवसर है कि एक कांग्रेस सरकार का मॉडल और एक बीजेपी सरकार का मॉडल, उनका 5-6 दशक का काम, मैं उनके लिए बहुत खुला मैदान छोड़ता हूं, 5-6 दशक का काम और मेरा सिर्फ 10 साल का काम। कंपैरिजन कीजिए, किसी भी क्षेत्र में कंपैरिजन कीजिए, अगर कुछ कमियां होगी तो भी हमारी एफर्ट्स में कमी नहीं रही होगी। दुर्भाग्य से पहले की राजनीतिक कल्चर ने परिवार को कैसे मजबूत बनाना, परिवार की जड़ों को कोई उखाड़ न दे, उसी में शक्ति लगाते रहे। जबकि मैं देश मजबूत इसी एक लक्ष्य को लेकर के काम कर रहा हूं। तो 2024 ये चुनाव है और चुनाव का मैदान है, तो हम एक अपने ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर के गए हैं और वे अपने ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर के आए हैं। तो आज पब्लिक पूछ रही है माफ कीजिएगा, तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, क्या संविधान लोकतंत्र को खत्म करने के विपक्ष के आरोपों का जवाब मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड है? क्या मुस्लिम वोटों के लिए राहुल गांधी को अपने झंडे और सनातन दोनों से समझौता मंजूर है? क्या मोदी जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं जबकि राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े वालों का टेप रिकॉर्ड बजा रहे हैं? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, सांसद है, बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वारिस पठान प्रवक्ता हैं AIMIM के, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन पूनावाला, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी, कहां आप का टेप रिकॉर्ड और कहां प्रधानमंत्री रख रहे हैं ट्रैक रिकॉर्ड? और यह बात सबके सामने रखी और प्रधानमंत्री ने कहा कि आप जिस तरफ जा रहे हैं, जिस तरह से मखौल उड़ा रहे हैं गरीबी का कि हम खटाखट पैसे डालेंगे, गरीबी फटाफट चली जाएगी। जो लोग 60 साल राज कर चुके हों, उनको अब झटके याद आ रहे हैं कि एक झटके में गरीबी कैसे जाएगी। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अपना ट्रैक रिकॉर्ड कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वो वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे, उन्होंने जो कहा वो किया, प्राण जाए पर वचन ना जाए, लेकिन वो समझौते की राजनीति नहीं करते जिस तरह राहुल गांधी करते हैं, ना झंडा, ना एजेंडा और ना सनातन का साथ। तो ये कौन सी राजनीति? नाविका जी, आप एक बहुत ही अच्छे पत्रकार हो और आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो समझौते की राजनीति नहीं कर रहे। आप ही ने जम्मू एंड कश्मीर का वो कवर किया था ना, उनका स्वेरिंग इन सेरेमनी, कश्मीर के झंडे के सामने
सलाम कर रहे थे मुफ्ती साहब के साथ। चलो वो ठीक है, आप कह दोगे वो हो गया। आप ही ने कवर किया था ना, कॉनराड सांगमा देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थे देश के इतिहास में, ऐसे माननीय अमित शाह जी ने कहा। चलो वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गया। आप ही ने कवर किया था ना नाविका जी, अजीत पवार जी को चक्की पिसवाएंगे, आदर्श घोटाले के अशोक चौहान जी को जेल में भेज देंगे, छगन भुजबल सबसे भ्रष्ट वक्त, एबीसी आज तीनों भाजपा में, चलो वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गया। अरे कितना कॉम्प्रोमाइज, रघुकुल रीत सदा चली है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। पर ये जो भाजपा पार्टी है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। दोस्तों को तो ठगते, जो नीतीश कुमार जी के साथ डीएनए का टेस्ट करते, अमित शाह जी ने कहा दोबारा इनके लिए दरवाजे निकले, आज उनके साथ बैठे हुए। चलिए इन सब चीजों को छोड़ देते। प्रधानमंत्री जी ने ट्रैक रिकॉर्ड की बात की। उस ट्रैक रिकॉर्ड में बताया कि कोविड के समय कैसे ऑक्सीजन के ऊपर जीएसटी लिया गया था। ये बताया किस तरह से मजदूर के पलायन हुए थे, उनका डेटा नहीं दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये बताया कि किस तरह से 4 घंटे के अंदर लॉकडाउन करते कितने सैकड़ों लोगों की मौत होगी, तो 50 दिन में नोटबंदी का हिसाब देने वाले प्रधानमंत्री 140 से अधिक लोग शहीद हो गए बैंकों की लाइन में, उनके लिए कुछ नहीं हुआ। उसके बारे में बताया प्रधानमंत्री जी अपने ट्रैक रिकॉर्ड में, बताया कि आज वर्तमान में एक हार्ट अटैक का पेंडेमिक चल रहा है हमारे देश के अंदर, उस पर कुछ बताया माननीय प्रधानमंत्री ने। मणिपुर के ट्रैक रिकॉर्ड पे बात किया, हरियाणा की हमारी 2 महिला रेसलर लेडीज पे बात किया, बनारस यूनिवर्सिटी की उस लड़की की, उत्तराखंड की अंगिता भंडारी पर बात किया जिसको खींचकर लेकर आया था और जिसके आपके कलीग पत्रकार ने तहसीन पूनावाला जी, तहसीन पूनावाला जी, तहसीन पूनावाला जी, मैं ऑक्सीजन पर कोई जीएसटी नहीं लगा रही, सांस लीजिए, आलोम विलोम करिए। और मैं सुधांशु त्रिवेदी जी, ये टेप रिकॉर्ड शुरू हो गया, टेप रिकॉर्ड वर्सेस ट्रैक रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही नब्ज पकड़ी। तहसीन भाई, विगत 1.5-2 वर्षों से जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो यही, आप तो युवा हैं, प्रबुद्ध हैं, कहाँ यही सेम चीज जिसे कहते हैं ना कि अगर मुझे कभी कभी लगता है मोबाइल में कहा जाता ना, ये सुनना हो तो 1 दबाइए, ये सुनना हो तो 2 दबाइए, तो आप लोगों के साथ तो ये हो गया, वो बटन दबाइए और फिर वही चीज पूरी की पूरी सुनाई पड़ने लगती है। और आपने कहा, प्रधानमंत्री ने बताया, साहब जितनी चीजें आपने गिनाई सब पे जनता ने बता दिया। इन सब राज्यों में चुनाव हो चुके, उसके बाद भी चुनाव हो चुके, सब जनता ने बता दिया। परंतु आज जो राहुल गांधी ने बोला है वो बहुत खतरनाक बात है। उत्तर दक्षिण के बीच में भेद पैदा करने की बात, और ये दक्षिण भारत के सम्मान की बात कहता हूं तो मैं कहना चाहता हूं, मजाक उड़ाने वाले ये लोग कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत का मजाक उड़ाया। तमिल को सबसे प्राचीन भाषा का दर्जा अटल जी की सरकार में मिला, ये केरल में खड़े होकर बोलते हैं मजाक उड़ाने की बात। मैं बताना चाहता हूं 2007 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने कहा कि जो कैलकुलस न्यूटन ने खोजा था उससे 250 साल पहले केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स ने खोजा था। किसी यूपीएस सरकार ने इसको चेरिश किया हो तो बताइए, हमारे आने के बाद हुई। यह दक्षिण भारत का मजाक नहीं था। यह बताइए, पूरे हमेशा आता कोई विदेशी आता था तो बस ताजमहल दिखाया जाएगा, बस। क्यों नहीं बृहदेश्वर का मंदिर दिखाया जाता था? क्यों नहीं आंध्र प्रदेश का वेद नारायण मंदिर दिखाया जाता था जहां सूर्य की किरणें किस ढंग से आती थी? क्यों नहीं मीनाक्षी अम्बल का मंदिर दिखाया जाता था? क्या सुंदर! क्यों नहीं केरल का जो है जो त्रावणकोर का मंदिर है वो दिखाया जाता था? परंतु वो तो कभी नहीं दिखाया गया। उसका तो हमेशा वो, ये बताइए, चोल साम्राज्य को आपने कब स्थापित किया? मुगलों के छोटे छोटे दिल्ली सल्तनत को देश का इतिहास और विजयनगर एम्पायर और चोल साम्राज्य को किनारे, ये था दक्षिण के प्रति आपका वास्तविक वो। और आज मजबूरी पड़ गई और फिर देखिए कितना मजाक उड़ाते हैं। नाविका जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये राहुल गांधी ऐसे ही बाहां उखाड़ उखाड़ के बोले थे कि मीडिया के जितने हाउसेस हैं ये तो सब, इसमें से कौन सा माइनॉरिटी है, कौन सा जो है वो ओबीसी है, ये सब का सब ऊपर का जो है पर कास्ट के पास है। ये बताइए तहसीन भाई, आप पढ़े लिखे हैं, सबसे बड़ा केरल का अखबार कौन है? मलयाली मनोरमा और द वीक, उसका ओनर कौन है? माइनॉरिटी है कि नहीं? ये बताइए, सबसे बड़ा कलिंगर टीवी है तमिलनाडु का, उसका ओनर कौन है? करुणानिधि का परिवार है, ओबीसी है कि नहीं? और जिस चैनल पे बैठे हैं इसका ओनर कौन है? जैन है कि नहीं? माइनॉरिटी है कि नहीं? कुछ देश के बारे में नहीं पता, हाँ बाएं साएं बाएं आए बाएं कुछ भी बोल दो, बस किसी तरीके से एक डिवीजन क्रिएट हो जाए। और उस डेस्परेशन में आकर आप देश के साथ, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं और आप उत्तर दक्षिण, जिसे मैं एक लाइन में कहूंगा कि अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा, कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। और आज प्रधानमंत्री जी ने वो काम किया, मैं कहना चाहता हूं, काशी तमिल संगम हमारे जमाने में हुआ, सौराष्ट्र तमिल संगम हमारे जमाने में हुआ। एआई को यूज करके यदि पहली लैंग्वेज हिंदी से 5 मिनट के लिए ट्रांसलेट की गई टेस्ट में, तो वो तमिल थी। आज प्रधानमंत्री जी के नमो ऐप पे जाइए, सारे भारतीय भाषाओं का
रियल टाइम ट्रांसलेशन आपको अवेलेबल होता, सीधे वो स्पीच उसमें मिलती है। और नई शिक्षा नीति आई तो हमने क्या किया, सारे भारतीय भाषाओं में होगा, आप लाके टोटल सब कुछ अंग्रेजी से कवर कर दिए थे। इसीलिए वो पुरानी मानसिकता है, फूट डालो राज करो, अब कुछ नहीं मिला तो किसी भी तरीके से वर्ग जाति क्षेत्र किसी में जोड़ थोड़ा तोड़ फोड़ करके मिल जाए तो वो हिस्सा ठीक है। मगर अब ये 21वीं सदी का वोटर है, प्रधानमंत्री ने कहा सब कुछ समझा हुआ है, एक एक चीज उसके हाथ में, 80 करोड़ लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, 99 करोड़ लोगों के हाथ में इंटरनेट है। मैं दर्शकों से कहता हूं जो मैंने कहा है जाके वेरीफाई कर लीजिएगा, जो कांग्रेस के लोग कहते हैं इनकी बातों को वेरीफाई कर लीजिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितना न्याय। एक ही लाइन चाहता हूं, एक ही लाइन और मेरा भी एक ही सवाल। अरे भाई कांग्रेस का झंडा ही उठा लेते, कांग्रेस का नहीं उठाना था कि कहीं मुस्लिम लीग का ना निकल जाए तो तिरंगा उठा लेते। राहुल गांधी के हाथ में तो तिरंगा भी नहीं उठ रहा था। अब तहसीन पूनावाला जी, सनातन से परहेज है, समझ में आ गया, इतने महीने कुछ नहीं कहा उन्होंने सनातन के ऊपर जो गालियां पड़ी थी, अब तिरंगे से भी परहेज है। नाविका जी मैं इसका उत्तर दे दूंगा, लेकिन सुधांशु जी ने बिल्कुल सही कहा, कैलकुलस का 14वीं सेंचुरी में माधवा ने जो इन्वेंट किया था केरला स्कूल से, ये बात तो मैंने भी स्कूल में पढ़ी, शायद नाविका जी आपने भी स्कूल में पढ़ी, पैनल पे जितने लोग हैं पढ़ी। तो ये भाजपा को क्रेडिट कैसे, इसमें नरेंद्र मोदी जी की सरकार को क्रेडिट कैसे मिली, मेरी समझ में नहीं आया। जो चीज हमने स्कूल के अंदर पढ़ी वो उनको क्रेडिट कैसे, मेरी समझ में नहीं आया। और जिन मंदिरों का उन्होंने जिक्र किया उन मंदिरों में आप भी गए होगे नाविका जी, सुधांशु जी जरूर जाते, अक्सर इनसे। ये 2007 में आया भाई, स्कूल में कहां से पढ़ लिया होगा आपने? अरे मेरे भाई 2007 के अंदर जब आए उसके बाद स्कूल के सिलेबस में किसने डाला? 2007 में किसकी गवर्नमेंट थी? यूपीए की गवर्नमेंट थी। टेक्स्ट बुक में, इसीलिए तो कंट्रोवर्सी हुआ। आप कंट्रोवर्सी क्यों हुआ? जब यूपीए की सरकार ने उसको टेक्स्ट बुक्स के अंदर डाला सुधांशु जी, इसी पर तो कंट्रोवर्सी हुआ था सर। तो 2007 में आप ही उत्तर दे रहे, किसकी सरकार थी सर? और ये सारे मंदिर के नाविका जी आपने क्या, मान्यवर वो वैदिक मैथमेटिक्स का हिस्सा था, क्या बात कर रहे हैं? तो सर वैदिक मैथमेटिक्स नरेंद्र मोदी जी ले आए, क्या बात कर रहे हैं सर आप? वैदिक मैथमेटिक्स की बात आपने कभी नहीं सरकार में वैदिक मैथमेटिक्स डाला था, कंट्रोवर्सी हुआ सर, ये कंट्रोवर्सी नहीं, वैदिक मैथमेटिक्स पर कभी कोई चर्चा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तो नहीं की थी। तहसीन इतना तो आप मानेंगे, झंडा एजेंडा की बात आप करेंगे नहीं, झंडा और एजेंडा भी नहीं बताएंगे, टेप रिकॉर्ड और ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं बताएंगे, बस वो ही चलता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन अजीज खान साहब हमारे साथ बैठे हैं। अजीज खान साहब अभी मैं आपको दिखा दूं समाजवादी पार्टी के तेवर, रुचि वीरा का एक साउंड बाइट है, मैं सुनवाना चाहती हूं और फिर आपसे सवाल पूछूंगी। देखिए रुचि वीरा जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, आज पुलिस कर्मियों को क्या कह रही है। यहाँ से मेरे सामने पुलिस अधिकारी मेरे लोगों को, समाजवादी के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को यहाँ से हटाने का काम कर रहे हैं। मैं पहले से अजीज खान साहब औकात दिखा देते हैं रोज रोज सबकी सबको। अब ये होती है सीना जोरी चुनाव में, पुलिस को बोलो औकात में रहो। अब अजीज खान साहब कहां वचन, वहां प्रधानमंत्री कह रहे हैं प्राण जाए वचन ना जाए, और यहां औकात दिखाई जा रही है। क्या ये फर्क नहीं है इस तरफ और उस तरफ में, विपक्ष में और सत्ता पक्ष में? देखिए नाविका जी, फर्क तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, और मैं फर्क महसूस भी कर रहा हूं और देश भी फर्क महसूस कर रहा है। आज जिस तरह माननीय मोदी जी ने एक एजेंसी को इंटरव्यू दिया, निश्चित तौर पे तमाम सवालात के जवाब दिए, मुझे अच्छा लगता या देश को अच्छा लगता कि देश की जनता को जो सवाल है, असल मुद्दा है, आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार अगर एक पब्लिक फोरम पर पूछते तो मुझे लग रहा है वो जवाब जब देते माननीय मोदी जी, मुझे लग रहा बेहतर होता, ये ज्यादा अच्छा होता। और वो जवाब जो टेप रिकॉर्ड और ट्रैप रिकॉर्ड की बात होती, वो ट्रैप रिकॉर्ड के बारे में बताते कि जो पिछले 10 साल से लगातार वादा करते आए हैं, ये देश को कहीं ना कहीं सपना दिखाते आए, गुमराह करते आए,
आखिर उस पर अगर बात करते तो मुझे लग रहा बहुत बेहतर होता। देश की जनता सवाल करती आप जैसे पत्रकार के माध्यम से कि आपने 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, आपने बेरोजगारी की बात की थी, आपने तमाम मुद्दों पे बात की थी, किसानों के एमएसपी पे बात की थी। माननीय मोदी जी को उस पर जवाब देना चाहिए। तमाम मुद्दे हैं, बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन उस पर जवाब देने के बजाय वही माननीय मोदी जी का वही घिसा पिटा, वही हिंदू और मुसलमान, तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने जवाब दिया है। यकीन मानिए अपनी उपलब्धियों पर कोई बात नहीं किया। ये अफसोसजनक बात है। कहीं ना कहीं देश बहुत कुछ सुनना चाह रही थी। आज CSDS का सर्वे हुआ थोड़े दिन पहले और उसमें बड़ा मुद्दा निकल करके आया कि देश की जनता चाहती है और जो इस बार वोट करना चाहती है वो नंबर 1 पर बेरोजगारी पर, नंबर 2 जो उसकी प्रियॉरिटी है वो महंगाई पर। बेरोजगारी और महंगाई पर माननीय मोदी जी ने कोई चर्चा नहीं किया। सिर्फ वो विपक्ष को बता रहे हैं टेप रिकॉर्ड। आखिर कौन सा टेप रिकॉर्ड विपक्ष चला रहा है? विपक्ष वही आवाज उठा रहा है जो जनता का आवाज है। आपने वादा किया था, बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन उन दावों को क्या हुआ? अभी कोरोना की बात चल रही थी, वही कोरोना पीरियड है। आपने ताली और थाली बजवाई, तमाम लाशों को ढका आपने, गंगा में लाशें बही, उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे। आपने कहा साहब सदन में कि ऑक्सीजन से एक भी शख्स की मौत नहीं हुई। इससे बड़ा झूठ दुनिया में क्या हो सकता है? इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। तमाम बड़े बड़े दावे किए कोरोना में, लेकिन कोरोना में क्या रहा? वही मजदूर जो पैदल चलने पर मजबूर रहा, 2,500 किलोमीटर पैदल चला, छोटे छोटे मासूम बच्चे पैदल चले, उस पर सवाल नहीं करेगा कोई? जनता उस पर सवाल नहीं पूछना चाहती है। सवाल यह है, अभी मणिपुर का जिक्र चल रहा था, क्या मणिपुर जलता रहा? माननीय मोदी जी ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। अब उनके अपने विधायक डेरा डाले रहे दिल्ली में, उस पर सवाल का जवाब नहीं दिया, एक शब्द नहीं बोले। हकीकत यह है कि कब तक देश को गुमराह करेंगे, कब तक देश को बांटने की बात करेंगे, पड़ोसी को पड़ोसी से और भाइयों को भाई से कब तक जुदा करने की बात करेंगे। हकीकत यह है, देश के अहम मुद्दों पर आइए। ये इस तरीके से स्पॉन्सर करके इंटरव्यू देना मुझे नहीं लगता बहुत बेहतर होगा। आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार पब्लिक फोरम पर सवाल करना चाहते हैं, देश सवाल करना चाहता है, जनता सवाल करना चाहती है, उस पर बात होनी चाहिए। अजीज खान साहब, वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं। अजीज खान साहब, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरा दिल बिल्कुल छू लिया आपने, लेकिन तब आपकी आवाज कहां थी जब इंडिया गठबंधन का पहले कंसेंसस से एक ही फैसला हुआ था कि बॉयकॉट कर दो 14 पत्रकारों को? तब आपकी आवाज गुम हो गई थी। ये बात और है कि कुछ दिनों में अखिलेश यादव जी पहले वो इंसान थे जिन्होंने ये बॉयकॉट खत्म किया और हमसे बात करनी शुरू की। लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हैं इंटरव्यू लेने की, वो मेरी सहयोगी हैं, वो भी एक महिला है, वो काम करती है एजेंसी में। तो क्या हुआ? लेकिन सवाल उन्होंने पूछे, सारे सवाल पूछे। अब आप अपना गुस्सा पत्रकारों पर उतारना नहीं छोड़ते। मैं हमेशा आपसे इतना जरूर कहूंगी कि मैसेंजर को शूट करने से नहीं होगा। डिवीजन की राजनीति आपने कहा कि मोदी करते हैं, तो सुधांशु जी इन्हें बता दें कि ये बंटवारे की राजनीति कतई नहीं करते, ये हम सबको मिलाकर रखना चाहते हैं। अजीज खान साहब को जवाब दे दीजिए, कैसे कैसे मिलाया इन्होंने सबको? देखिए, संक्षेप में देता हूं। अजीज खान साहब ने जो बोला उसका भी फैक्ट भी बताता हूं। और अभी रुचि वीरा जी जो औकात वर्ड बोल रही थी, तो नाविका जी, उन्हें बोलने का हक है। उन्होंने एसटी हसन को औकात दिखा दी, और चाहते हुए न चाहते हुए इनके आधा दर्जन उम्मीदवारों ने उसे अन्यथा न लीजिएगा अजीज हसन साहब, अखिलेश जी को औकात दिखा दी। चेंज करने पड़े प्रत्याशी। यानी समाजवादी पार्टी की स्थिति हो गई 1 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड, सिचुएशन ऑकवर्ड। और अजीज खान साहब, आपने बड़े जोशो जुनून में बोला कि हम लोगों ने बड़ा गलत बोला कि एक भी कोविड में मौत उससे नहीं हुई, ऑक्सीजन की कमी से। तो आपको बता देना चाहता हूं, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है और हॉस्पिटल सर्टिफाई करते हैं कि कॉज ऑफ डेथ कौन सा था। सबसे ज्यादा कोविड से जिन राज्यों में मौत हुई वो थे दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल और पंजाब। इनमें एक भी जगह हमारी सरकार नहीं थी। मैं विनम्रता और चुनौती से कहता हूं, वहां की सरकार का एक डॉक्यूमेंट दिखाइएगा जिसमें उन्होंने एक भी मौत लिखी हो ऑक्सीजन की कमी से। तो जो राज्य सरकारें देती हैं वही सदन में पढ़ा जाता है। अब आप वरिष्ठ होकर साहब ऐसी गलत बयानी करके आए बाएं करने का प्रयास करेंगे तो यह उचित नहीं प्रतीत होता है। और रही पत्रकार की बात, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों को, ये यूपीए सरकार में एक राडिया टेप आया था जिसमें एक वरिष्ठ महिला पत्रकार थी जो ये बता रही थी इस मंत्री को ये वाला विभाग नहीं, ये वाला विभाग मिलना चाहिए।
नहीं तो ठीक है हम बात करेंगे, ये वाला विभाग मिलेगा। नहीं नहीं, वो तो बड़ी निष्पक्ष पत्रकारिता थी, वो तो गजब की अद्भुत पत्रकारिता थी। आप इंटरव्यू की बात कर रहे हैं साहब, आपने तो ऐसा प्रधानमंत्री चुना, प्रधानमंत्री हमारे तो सदन के पटल पे धज्जियां उड़ा देते हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सदन के पटल पे वो फेमस शेर बोला था कि 100 जवाबों से अच्छी है मेरी एक खामोशी, जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। तो याद तो होगा आपको। फिर याद करिए राजीव गांधी का सिमी ग्रेवाल के साथ जो इंटरव्यू था, वो तो क्या गजब के तीखे सवाल पूछे थे ना, वो तो बड़ी घनघोर तेज पत्रकार थी। फिर याद करिए खुशवंत सिंह, जिन्होंने लिखा कि गांधी परिवार ने मैंने उनकी इतनी खिदमत की थी कि पहले मुझे हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर बनाया और फिर मुझे राज्यसभा दिया। मतलब गजब था साहब। और एक और पत्रकार बताऊं दर्शकों से, एक पत्रकार था यूरी बेजमेनेव, जो कि मूलतः केजीबी का एजेंट था। 60 और 70 के दशक में कांग्रेस की बड़ी खिदमत की थी। फिर उसने 2005 में जाके जो कैनेडियन टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है, वो सारी पत्रकारिता का वो खोल लीजिएगा। फिर सुनिए, मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 पढ़िएगा तो पत्रकारों को चिट आती थी, चिट। और उसके बाद उनसे कहा जाता था ये वाली स्टोरी लिखनी है। अजीज खान साहब, अब वो जमाने चले गए जब उस्ताद लल्लू खां फाख्ते उड़ाया करते थे। आप सबके पास डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। जो जो बातें मैं कह रहा हूं, जाइए नेट पे, थोड़ी सी मेहनत करिए, सर्च करिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जो बातें आप पत्रकारों के बारे में मत कहिए, आइए खुल के बात करिए। आज तो मैं एक और बात कह दूं, अन्यथा ना रहना चाहिए, पत्रकारों की महत्ता अब कम हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। हर व्यक्ति अपने आप में कुछ हद तक एक पत्रकार है, आप जो चाहे पोस्ट कर सकते हैं। और दूसरे को हक है कि भाई जो एक जर्नलिस्ट ने लिखा और एक आम आदमी ने लिखा, दोनों को वेरीफाई कर ले। और मैं अंत में एक और बात कह दूं सर, जब से पत्रकारिता ओपन हुई तभी हमारी सत्ता आई पहली बार 90 के दशक में, और भारत की साक्षरता दर 50% क्रॉस की, हमारी सरकार बनी। जब सोशल मीडिया का जमाना आया, यानी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट पर भी जो कंट्रोल था वो खत्म हो गया, साक्षरता दर 60% हुई, मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत सरकार आ गई। अब की 75% है साक्षरता दर, और अब की बार 400 पार। बस 400 पार होगा, लेकिन पत्रकारिता की अपना महत्व है। मैं कम से कम अपना ग्राउंड पर खड़े होकर ये कहूंगी कि अगर सोशल मीडिया पे जो लिखा है इस देश के लोग मानने लगे, तो शायद इस देश में वो अमन चैन नहीं रहेगा जो होना चाहिए। तो सुधांशु त्रिवेदी जी, हाँ, लोगों को बहुत फ्रीडम मिली है सोशल मीडिया में कहने, लेकिन मीडिया जो ट्रेडिशनल मीडिया है, चाहे प्रिंट चाहे टेलीविजन, जो क्रेडिबिलिटी वाली मीडिया है, वो अपना जिस तरह से काम करती है, उसे कम से कम आप तो कम ना हाकें। लेकिन मैं चलती हूं, सवाल ये पत्रकारिता पर डिबेट नहीं है। वारिस पठान जी से पूछना चाहूंगी। वारिस पठान जी, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हो गया, संविधान बदलने वाला है, यहां कोई बचेगा नहीं, यहां इंसान में बैर कर दिया, ये सब कहां है? प्रधानमंत्री ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड रखा है। ट्रैक रिकॉर्ड में तमाम स्कीमें हैं, जिन स्कीमों में हर हिंदुस्तानी को जो एलिजिबल है वो मिला है जो उसको मिलना चाहिए। उसमें किसी के बीच में कोई भी फर्क नहीं किया गया, वो किसी भी धर्म से आता हो। कम से कम आज मुबारकबाद तो दे देते प्रधानमंत्री को। देखिए, मुबारकबादी भी। पहले मैं सुधांशु जी ने पिछले 15-20 मिनट में एक बहुत बड़ा भाषण दिया। उन्होंने माइनॉरिटी की बात की, माइनॉरिटी का ये चैनल के मालिक ये हो गए, माइनॉरिटी का ये कर लिया। तो मैं तो सुधांशु जी आपको भी कहूंगा, और इस तरफ जो INDI अलायंस वालों को भी कहूंगा कि आप लोग माइनॉरिटी की बात करना बंद कर दीजिए। माइनॉरिटी का शब्द आप लोगों के मुंह से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है वो तो मुसलमान वर्ग है। क्या किया आप लोगों ने उसके लिए? बहरहाल आपसे तो कोई उम्मीद है ही नहीं कि आप कभी माइनॉरिटी को टिकट दोगे चुनाव लड़ने के लिए, उनको आगे बढ़ा दोगे या कोई मिनिस्टर बना दोगे, क्योंकि आजादी से लेकर अब तक हमने देखा है कि पहली मर्तबा कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर था ही नहीं मुसलमान। आपसे उम्मीद नहीं है। हालांकि आप बोलते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो भी तो जुमला ही है, जुमला हम मानते हैं उसको, बिल्कुल सही बात है वो भी। बात नंबर 2, INDI अलायंस के ऊपर भी जरा मैं बताऊं, क्योंकि हम तो ना इनका हिस्सा है ना इनका हिस्सा है। अब ये जो माइनॉरिटी के सेक्युलरिज्म के जो चैंपियंस बनते फिर रहे हैं पूरे देश भर में, मैं इनको पूछना चाहूंगा कि आपको 90% मुसलमानों के वोट चाहिए। आपके नेता बोलते हैं हमको मुसलमान तो वोट देगा, क्योंकि मुसलमान के वोट को तो आपने अपनी जागीर समझ लिया है। मुझे पता हो नाविका जी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात,
या महाराष्ट्र जहां से मैं बैठकर मुंबई से आपसे बात कर रहा हूं, जहां पे इनकी इस गठबंधन के अंदर सरकार चल रही है महाविकास आघाड़ी की, अभी तक इस वक्त तक कितने मुसलमानों को उन्होंने टिकट दे दिया? चलिए बताइए मुझे। एक भी नहीं, ना मुंबई में ना महाराष्ट्र के किसी भी कोने में एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया इन लोगों ने। तो फिर किस तरह से इनको 90% मुसलमान वोट देगा? और क्या बात कर रही है माइनॉरिटी की, माइनॉरिटी का उद्धार कर देंगे। ये कैसा उद्धार होगा? अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जिसका नहीं होगा, जिस कौम का, तो आगे कैसा बढ़ेगी? यही हो रहा है 70 साल से सत्ता में बैठ के आप लोगों ने यही किया, जिसकी वजह से आज भागा भागा फिर रहा है मुसलमान वर्ग। आज लेकिन मुसलमान देश का जाग चुका है, सवाल कर रहा है, हमको भी सवाल कर रहा है, वारिस भाई कब होगा? क्या ये लोग देंगे क्या नहीं देंगे? अब ये नहीं देंगे। अब हम अगर किसी को दे दिए तो आ गए वोट कटवा फटवा, बी टीम सी टीम, सारे इल्जाम लोग लगाने के लिए खड़े हो जाएंगे। मैं सवाल पूछना चाहूंगा, तहसीन तो महाराष्ट्र से आते, पुणे में पूछो तहसीन को कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया महाविकास आघाड़ी ने? अब तक इस वक्त तक झगड़ा चल रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, गठबंधन भी टूट सकता है इस विषय के ऊपर। आप नहीं देंगे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे तो हम कहां जाएंगे? जाए तो जाए कहां सुधांशु जी? खुदी को कर इतना बुलंद, आपने सुना नहीं है? खुदी को कर इतना बुलंद कि बंदा के खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अपनी खुदी को बुलंद कीजिए। क्यों आप तहसीन पूनावाला को इस तरह से आए बाएं शाएं कह रहे हैं? आप अपनी बुलंदी पर चलिए। सवाल करता हूं मैं, अरे कांग्रेस की सवाल जरूर करिए, अपनी खुदी को बुलंद करिए, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये समाजवादी पार्टी से भी सवाल है, समाजवादी पार्टी से भी सवाल है, एसटी हसन का टिकट क्यों काट दिया? जहां पे मुस्लिम बहुमूल्य है वहां से क्यों आपने टिकट काट दिया? हर्षवर्धन त्रिपाठी, बाद में जाकर ये तो विपक्ष के बीचों बीच लड़ाई हो गई। नविका जी, देखिए नविका जी, मुझे लगता है कि लड़ाई है, हिस्सेदारी की बात है। वारिस भाई के और तहसीन भाई के बीच में अगर कुछ हुआ है तो उसको लेके बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह अपनी तलवारबाजी कर रहे हैं। और कांग्रेस AIMIM तो मतलब एक तरह से कहें ना कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना एक दूसरे से लड़ना है, कितना बच बच के निकलना है, तो वो छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात आज जहां से आपने शुरू किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज साक्षात्कार दिया है ANI न्यूज एजेंसी को, उसकी बात करनी चाहिए। और क्यों वो साक्षात्कार परेशान कर रहा है, चाहे वो अजीज खान हो या फिर दूसरे लोग हों, पूरे साक्षात्कार में एक भी निगेटिव बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नहीं दिखे। और उसकी 2-3 बातें मैं जरूर करूंगा। एक तो बार बार चर्चा में हो रही है, जिसकी बात हो रही कि इंदिरा गांधी जी अगर रुद्राक्ष की माला पहनती थी तो क्या हो गया कि कांग्रेस इतनी सनातन विरोधी हो गई। और ये सवाल है, क्या इंदिरा गांधी को देश के मुसलमानों का मत नहीं मिलता था? वो रुद्राक्ष की मामला पहनती थी तो मुझे तो जहां तक ध्यान है तब तक मुसलमानों का मत खूब जम के मिला करता था। फिर दूसरी एक बड़ी बात है कि इस देश में चुनावों में काले धन का इस्तेमाल फिर से बढ़ने जा रहा है। वो इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोल रहे थे और बहुत उन्होंने कैटेगरिकली 2 बातें कही। एक तो ये कि आज हम ये चर्चा कर पा रहे हैं क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड है। हालांकि मैं निजी तौर पर यह मानता हूं कि रेट्रोस्पेक्टिव कोई फैसला नहीं होना चाहिए था। हम संविधान मानने वाले लोग हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिया, बहुत अच्छा, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव फैसला न सरकार को करना चाहिए न सर्वोच्च न्यायालय को करना चाहिए। अब उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म किया तो थोड़ा सा आगे बढ़ते और बताते कि क्या करना है, नहीं बताया है। तो चुनाव में पैसा तो लगेगा ही, हेलीकॉप्टर तो उड़ ही रहे हैं। आज हेलीकॉप्टर चेकिंग में ही राहुल गांधी जी के लोग नाराज भी थोड़ा हो गए थे। तो मुझे लगता है ये एक बात लोगों को आज समझ में आएगी। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि बार बार लोग कह रहे हैं मोदी क्या कर देगा, तीसरे कार्यकाल में क्या कर देगा, सब डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने साफ कहा, जब 75 वर्ष पूरे हुए थे तब भी मैंने कहा था, देश की आजादी के बाद जो पंचायत में, जो ग्राम पंचायत में एक चुन के आ रहा है, प्रधान से लेकर और हर व्यक्ति को यह सोचना तो पड़ेगा ना। मैं कह रहा हूं इस पॉजिटिव नोट पर अगर सिर्फ और सिर्फ निगेटिव बातें विपक्ष कर रहा है तो मैं फिर से कह रहा हूं भारत बिल्कुल सही कहा आपने कि पॉजिटिविटी की जो बात कही। और तहसीन पूनावाला जी, वो तस्वीर मेरे स्क्रीन पर है इंदिरा गांधी की रुद्राक्ष माला पहनकर। अब इस इंदिरा गांधी जी का पोता
उन लोगों के साथ खड़ा है जो सनातन के बारे में जो कहते हैं, और सनातन तो छोड़िए, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से ऐसा पल्ला झाड़ते हैं मानो शॉक लग गया हो 440 वोल्ट का। तो लोग सोचते हैं कि भैया मुस्लिम वोटों के लिए, माइनॉरिटी वोटों के लिए इतना परहेज और यही सवाल उसका जवाब दे देता। नहीं, ये सवाल पब्लिक के आ रहे हैं। श्रुति मिश्रा का रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सवाल है। मोदी अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फ्रेजाइल 5 से भारत को टॉप 5 इकोनॉमी बनाया है, विपक्ष को ये क्यों नहीं दिखता? हर्षित दिल्ली से कह रहे हैं पीएम ने आज कहा कि मैदान तैयार है और अब जनता को तय करना है कि उन्हें कांग्रेस को चुनना है या बीजेपी को। क्या ये मोदी के अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंस को नहीं दिखाता? निधि का शहडोल एमपी से सवाल है, कांग्रेस कहीं भी अपना झंडा लगाए ना लगाए, कम लगाए ज्यादा लगाए, इससे बीजेपी को क्या दिक्कत है? सब अपने तरीके से अपना प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। पीयूष मुंबई से कह रहे हैं राहुल गांधी बार बार नॉर्थ वर्सेस साउथ कर रहे हैं, क्या उन्हें उत्तर भारत से वोट नहीं चाहिए? ये तमाम बातें जब कही जाती हैं तो 30 सेकेंड तहसीन पूनावाला जवाब दीजिए, सनातन से परहेज। सनातन के जो लोग सनातन धर्म के बारे में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, पहले उनसे पूछे 250 करोड़ रुपए बीफ काटने वाली कंपनी से क्यों लिए? 250 करोड़ रुपए लेने वाले बीफ काटने वाली कंपनी और बीफ एक्सपोर्ट। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। सनातन के डिफेंस में यही कहना है इनको। देखिए, नहीं, ये वो पार्टी है, केरल में इनके युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने सड़क पे गाय काटकर सड़क पे बीफ की पार्टी की थी। सड़क पे गाय काटकर बीफ की पार्टी, यानी यहां पर कोई व्यापार व्यवसाय नहीं था, सीधे सीधे अपमानित करने की वही मुगलिया मानसिकता थी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। हां, मगर मैं एक बात और कहना चाहता हूं। देखिए, इंदिरा जी की जो बात कही, मैं ईमानदारी से कहता हूं, इंदिरा जी एक कुशल नेता थी। उनको यूज करना आता था कम्युनिस्टों को, उन्होंने यूज किया। पहली गवर्नमेंट उनके सपोर्ट से बनाई, उसके बाद उनको धता बता दिया। उन्होंने इमाम बुखारी से भी अपने पक्ष में फतवा ले लिया और रुद्राक्ष की माला भी पहनी, और ये आए भैया राहुल गांधी जी। सुनिए, इंदिरा जी की हर चीज से उलट ये कम्युनिस्टों के लिए भी यूज हो जाते हैं, कट्टरपंथी मुस्लिमों के लिए भी यूज हो जाते हैं। इंदिरा जी के जमाने में नारा था नाविका जी, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और आज राहुल गांधी बोल रहे हैं जात पात, मतलब अपने पुरखों की बात को रख के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। तो मैं एक ही लाइन कहूंगा कि मानो स्वर्ग से इंदिरा जी कह रही होंगी कि बूढ़ा वंश इंदिरा का, उपजा राहुल लाल, लुटिया सारी डुबो दई है, ऐसा किया कमाल। सुधांशु जी, बातें और जिस तरह से आप उन्हें शब्दों में पिरोते हैं, शायद जनता सुन रही है और समझ भी रही है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, ईवीएम पर आपको भरोसा नहीं, देश की जनता पर आपको भरोसा नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड पे आपको भरोसा नहीं, काम पर आपको भरोसा नहीं, भरोसा किस पर है? और क्या सिर्फ नेगेटिविटी से जवाब होगा पॉजिटिविटी का? जनता किसको चुनेगी? क्या विपक्ष ये सोच भी पा रही है? और क्या नरेंद्र मोदी का वो एक वाक्य, प्राण जाए पर वचन ना जाए, सब पर भारी पड़ेगा? यही है आज सवाल पब्लिक का। आज बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार। न्यूज